अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए तो आप यकीन करोगे? पहले तो अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हैं तो सोचोगे कि यार सच में इतना पैसा होता भी है। अच्छा, वैसे आप बता सकते हैं कि इसमें जीरो कितने लगेंगे? खैर, मार्च 2023 में देश पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था और अगले 6 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए कर्ज और ज्यादा बढ़ गए। माने बहुत तेजी से हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ये बात 2023 के आखिर में आई रिपोर्ट से पता चली है और डूबने की वजह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स यानी IMF को कहना पड़ गया था कि अगर सरकार इसी रफ्तार से उधार लेती रही तो देश पर GDP का 100% कर्ज हो सकता है और ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं IMF की इस वार्निंग को एक सिरे से खारिज करते हुए भारत सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया सरकार कुछ भी बोले, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये कि ये IMF है क्या? आखिर इस IMF ने भारत को वार्निंग क्यों दी है? और सवाल ये भी है ना कि सरकार कर्ज क्यों ले रही है, और अगर ले भी रही है तो फिर ये पैसा कहां खर्च कर रही है? और आखिर में एक सवाल जो टाइटल में आपने देखा कि आखिर देश के हर नागरिक पर कितना कर्ज है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बस वीडियो के लास्ट तक आपको मेरे साथ रहना है। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये IMF है क्या, जो कि इंडिया जैसे इतने बड़े देश को भी कर्ज दे रही है। देखिए, IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। अब देखो, इंटरनेशनल नाम में सबसे पहले आता है तो इससे ये पता चल जाता है कि इसमें कई देश हैं। टू बी एग्जैक्ट, इसमें 190 देश शामिल हैं। मॉनेटरी माने पैसा और फंड्स मतलब लोन। तो ये 190 देशों का बनाया हुआ एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मेंबर्स देशों की फाइनेंशियल हेल्प करता है। माने उसे जब भी पैसे की जरूरत होगी तो वो इससे लोन के तौर पर पैसे ले सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसके पास पैसा कहां से आता है? तो दोस्त, ये पैसा हर देश देता है। दरअसल उसका मेंबर बनने के लिए आपको इससे सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप Amazon और Netflix को देते हो। अब यहां से आता है सवाल दूसरा, भारत सरकार पर कुल कर्ज कितना है और बीते 9 साल में कितना बढ़ा है? माने मोदी सरकार के आने के बाद से हालात कैसे हुए हैं लोन के मामले में? देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए है, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। बाकी वक्त के साथ ये और भी बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर 2014 की बात करें, माने जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 में बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर तकरीबन 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें देश और विदेश यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है और जैसे जैसे 2024 खत्म होगा तब तक ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे इस एक साल का एस्टिमेट आप एक और सवाल से लगा सकते हैं। सवाल यह है कि मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक भारत सरकार पर कितना कर्ज बढ़ा है। 20 मार्च 2023 को देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सांसद नागेश्वर राव के एक सवाल का लिखित जवाब दिया था। सांसद नागेश्वर राव ने सरकारी कर्ज के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने यह कहा था कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और सिर्फ सितंबर 2023 को भारत पर कर्ज 161 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इसका मतलब ये है कि 6 महीने में भारत सरकार पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए यानी 4% का कर्ज बढ़ा है। माने जब तक 2024 खत्म होगा तब तक इन्फ्लेशन और कर्ज की रफ्तार मिलकर ये कर्ज बढ़कर तकरीबन 255 लाख करोड़ रुपए होने वाला है। वैसे अगर 10 साल मोदी सरकार के देख रहे हैं तो फिर कांग्रेस की मनमोहन सरकार के भी देखने बनते हैं, नहीं तो जनता हमें कह देगी कि तुम तो सिर्फ एक तरफ देख रहे हो। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि 2004 में भारत सरकार पर कितना कर्ज था। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था और जब 2014 में ये सरकार गई तब ये कर्ज 3 गुना से ज्यादा बढ़कर यानी 55 लाख करोड़ रुपए हो गया था और फिर अब ये करीब 2024 के खत्म होने तक 3.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। अब स्पेसिफिक विदेश से कर्ज लेने के मामले में केंद्र की यूपीए सरकार वर्सेस एनडीए सरकार देखेंगे तो पता चलता है कि 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब
21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया है। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हुआ। यानी यूपीए के वक्त केंद्र सरकार पर 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज पड़ा, जो कि एनडीए से 2 लाख करोड़ ज्यादा है। अच्छा, आपको पता है कि इस अमाउंट को हम इंडिया की आबादी के हिसाब से देखें तो भारत में हर आदमी पर कितना रुपए का कर्ज है। अब मैंने आपको ये तो बताया कि सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज शामिल हैं। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ मान लें तो आज के वक्त में हर भारतीय पर तकरीबन 1.40 लाख रुपए से ज्यादा कर्ज है। माने हम और आप लाखों के कर्ज में हैं बिना कुछ किए भी। अब इससे सवाल निकल कर आता है कि यार ये सरकार पर लगातार ये कर्ज बढ़ता ही क्यों जा रहा है? क्या हम अपने लोन को भर नहीं रहे हैं? इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार का कर्ज बढ़ना 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहली, सरकार की आमदनी कितनी है। दूसरी, सरकार का खर्च कितना है। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही होता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इससे रेवेन्यू लॉस बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च रेवेन्यू से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर रेवेन्यू लॉस तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिससे रिटर्न नहीं आता। जैसे मान लो आप आम खरीद कर लाए। अब आप ये मत सोचना कि भारत सरकार सच में कर्ज लेकर आम ही खाती है, और ये तो बिल्कुल मत पूछना कि आम ही काट कर खाना है या चूस कर। पर यार सच में सवाल तो ये आता ही है कि इतना पैसा कहाँ जा रहा है। माने भारत सरकार इतना पैसा कर्ज पे लेकर कहाँ खर्च करती है? देखो, बेसिक जवाब है 2022 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी दे रही है। जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने कई फ्री बीज स्कीम्स की शुरुआत की है। लोगों को मुफ्त की चीजें देने के लिए सरकार पैसा कर्ज पर लेती है। सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का फाइनेंशियल लॉस बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से सरकार को रिटर्न के नाम पर सिर्फ ठेंगा ही मिलने वाला है। फ्री बीज योजनाओं के मामले में बीजेपी की तरह ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने भी कई योजनाएं लागू की। जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी फ्री मोबाइल योजना, फ्री स्कूटी योजना, फ्री राशन योजना जैसी कई स्कीम्स हैं। जो लोग इन फ्री बीज का सपोर्ट नहीं करते हैं वो कहते हैं कि इनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। तो सवाल तो ये भी आता है कि देश पर कर्ज और महंगाई के बीच का रिलेशन क्या है? इस मामले में केयर रेटिंग एजेंसी के इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस के मुताबिक देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सरकार कर्ज के पैसे को इनकम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाता है तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद सप्लाई सही नहीं रही तो चीजों की कीमत बढ़ेगी। वहीं एक और इकोनॉमिस्ट सुब्रो कमल दत्ता का मानना है कि कर्ज लेना हमेशा किसी देश के लिए खराब ही नहीं होता है। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। इस हिसाब से देखें तो 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज ज्यादा है नहीं। ये पैसा सरकार वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने, रोड्स एंड एयरपोर्ट बनाने पर खर्च करती है, जो देश के विकास के लिए जरूरी है। माने महंगाई का डायरेक्ट तो कोई लेना देना है नहीं। अब जब लास्ट में आ ही गए तो ये भी देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश कौन है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान जैसे देश भी शामिल हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कर्ज लेने में भारत से आगे है। माने ये कर्ज लेना इतना भी बुरा नहीं है अगर उसका इस्तेमाल सही हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है। सवाल ये कि अमेरिका पर इतना कर्ज है, इसके बावजूद आईएमएफ उसे छोड़कर भारत को वार्निंग क्यों देता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईएमएफ अमेरिका या दूसरे विकसित देशों के बजाय भारत को ज्यादा कर्ज लेने पर 3 वजहों से चेतावनी दे रहा है। पहला, अमेरिका जैसा देश ये कर्ज अपने ही रिजर्व बैंक से लेते हैं, जबकि भारत ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों से कर्ज लेता है। इस हालत में भारत के लिए कर्ज चुकाना ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरा, अमेरिका और चीन जैसे देशों के पास खुद का कमाया हुआ पैसा बहुत है। उनके पास रिजर्व मनी भारत से कई गुना ज्यादा है। डॉलर दुनिया के कई देशों में करेंसी की तरह खरीदने बेचने में इस्तेमाल होती है। ऐसे हालत में अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए कर्ज तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि उनका डॉलर जितना मजबूत होगा उन्हें उतना ही कम इंटरेस्ट देना होगा, जबकि भारत के केस में ऐसा नहीं है। तीसरा, भारत की इकोनॉमी में ज्यादातर पैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई से आता है, जबकि डेवलप्ड देशों के साथ ऐसा नहीं है। वहां की इकोनॉमी भारत से काफी ज्यादा मजबूत है।
मसलन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जिस अमेरिका से शुरू हुआ, उससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लोन लेना गलत नहीं है जब तक कि उसका इस्तेमाल सही हो रहा हो। बाकी आपको क्या लगता है, सरकार को ये फ्री बीज बंद कर देनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।